चलिए अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद जो अगला चैप्टर पढ़ाते हैं वो है क्या है, माउंटेन है। क्या है, माउंटेन के बारे में बात करेंगे, पर्वत के बारे में बात करेंगे। और विश्व में जितने भी पर्वत हैं मैं आपको यहाँ आपको मैं लिख दिया हूँ लगभग, वो आपको याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं। और मैंने ये भी बात दिया है कि कौन कौन से पर्वत कैसे बने हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सब आपको बता दूंगा। मैं आपका काम यह है कि मैं मैप भी दिखा दूंगा, लेकिन आपका काम क्या है कि उसको आप लोग रोज मैप पे देखें। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैप नहीं देखते हैं। आप लोग मैप जो है जब टाइम आता है तभी देखते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप पेपर भी पढ़ें और उसमें भी अगर कोई देश का नाम आ जाए तो आप एक बार जरूर मैप में देखें कि वो है कहाँ पे। ऐसे धीरे धीरे आप जो मैप देखते जाएंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। और जिस दिन आपकी मैप पे पकड़ हो गई उस दिन आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आपका पर्वत की बात करेंगे कि पर्वत हमारे यहाँ माउंटेन कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कितने प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान से। समस्त भूभाग भूस्थल के लगभग 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। पूरे पृथ्वी पर 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से लगभग 1000 मीटर से अधिक ऊंचे ऐसे भाग हैं जिनका ढाल तीव्र और शिखर, ये शिखर लिख दिया गया है, सॉरी ये शिखर लिख देना, ये देखो यहाँ शिखर लिखा है, ये शिखर होगा। ठीक है, शिखर छोटा होता है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ समझना, जब कई पर्वत हों एक साथ, देखो यहाँ कई पर्वत मैंने बनाया है, कई पर्वत जब एक साथ हों तो उनको हम कहते हैं पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेंज या श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, चाहे वो श्रेणी दे, चाहे वो पर्वतमाला दे और चाहे वो श्रृंखला दे। तो पर्वतमाला क्यों, कई पर्वत है तो उसकी एक माला बन गई तो पर्वतमाला हो गया। तो कई जब पर्वत एक साथ हो तो उन्हें पर्वतमाला कहते हैं, जैसे हिमालय। और उसमें देखो एक अकेला पर्वत है, देखो ये एक पर्वत हो गया, ये अलग पर्वत हो गया, ये अलग पर्वत हो गया, ये अलग पर्वत, ये अलग, सारे पर्वत अलग अलग है, लेकिन सारे पर्वतों को जब हम मिला देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी बोला जाता है। ठीक है ना, या पर्वत जो है, ये कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं, पर्वतमाला भी बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं और श्रृंखला भी बोलते हैं। सबका मतलब बेटा एक ही है। ठीक है, जैसे आप लोगों के कई नाम होते हैं, टिंकू पिंकू कई तरह के नाम होते हैं, वैसे इसके भी कई नाम हैं, लेकिन आप एक ही लोग हैं, वैसे ये पर्वत एक ही है, पर्वत श्रेणी। अब गौर करना, जो पर्वत का सबसे ऊपरा भाग देखो, ये ढाल इसकी क्या है, बहुत तीव्र ढाल, देखो यहाँ लिखा है ताम्र, बहुत ढाल क्या है, बहुत तीव्र होती है और शिखर छोटा होता है। तो सबसे ऊपर इसी को पिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, जो सबसे ऊंचा होता है पर्वत का। अब गौर करना, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, सब लोग ध्यान समझना। एग्जाम में अगर आ जाए कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताते हो, माउंट एवरेस्ट। अगर हम इसको हिमालय मान लें पूरे को, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी किसकी है, ये है। सारे पर्वतों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है, तो इसकी चोटी सबसे ऊंची है, तो इसको हम क्या मान लें, माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अटोडा बेटा। हिमालय की ऊंची चोटी कौन है, तो आपका एवरेस्ट। आप समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। और एक शब्द आता है पहाड़ी, तो पर्वत को ही लोकल भाषा में पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, वहां पे जैसे गाँव में पहाड़ी कहते हैं, वो उस पहाड़ी पे जाना है, ये नहीं कहते उस पर्वत पे जाना है। ठीक है, तो आम बोलचाल भाषा में पर्वत को पहाड़ी कहा जाता है और पहाड़ी का आकार थोड़ा सा छोटा भी होता है। ठीक है ना, जैसे ये वाला। ठीक है, अब याद रहेगा सबको। अब आते हैं पर्वतों के प्रकार। ठीक है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो पर्वत 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है हॉस्ट पर्वत, एक होता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ये 4 पर्वत होते हैं। और विश्व में जितने भी इस तरह के पर्वत उदाहरण हैं, मैंने कोशिश यही किया है आपको दिखाने का, दे दिया है मैंने लिस्ट, आपको पूरा पीडीएफ के साथ दे दिया है। आप इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपको, आपके लिए भी पर्वत से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर आराम से दे देंगे। ठीक है ना, बढ़े आगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोरदार पर्वत का, मोरदार पर्वत कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मोरदार पर्वत की बात करें
तो मोरदार पर्वत दो महाद्वीपीय प्लेटों और एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेटों के टकराने से वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और वलित पर्वत जो उत्पत्ति होती है वो ऐसे होता है, देखो ये है, ये फोल्ड माउंटेन हुआ कि नहीं हुआ, फोल्ड हो गया, इसी को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। देखो एक प्लेट, देखो एक प्लेट यह है, एक प्लेट यह है, ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया है। देखो पहले ये यहाँ रिवर, देखो यहाँ बहुत ध्यान समझना, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे मान ली ये सागर है, टेथिस सागर, यहाँ से नदियाँ गिर रही हैं, यहाँ नदियाँ गिर रही हैं, तो अवसाद क्या होगा, जमा होता चला जाएगा। बी मैप में देखो यहाँ अवसाद ज़्यादा भर गया, और जब इधर से प्लेट टकराई, इधर से प्लेट टकराई, तो यही अवसाद क्या हो गया, यही अवसाद ऊपर निकल के क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन। देखो ये हिमालय ऐसे ही बना है, इसी का मैप यहाँ दिया गया है, ऐसे ही समझने के लिए आपको। ठीक है, फोल्ड माउंटेन ऐसे होता है, ये देखो। इसके अलावा एक ओशियन क्रस्ट है, मतलब कि महासागरीय प्लेट है, एक महाद्वीपीय प्लेट है, और दोनों के टकराने से देखो यहाँ पर बहुत सारे वलित पर्वत बने हैं, नहीं बने, इसमें वाल्केनो पर्वत भी हैं और वलित पर्वत भी हैं। देखो ये सब, जैसे आपका एंडीज और रॉकी, ठीक है, बिल्कुल समुद्र किनारे होता है। ये समझ में आ गया होगा सबको। और ये देखो, ये है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, कई फोल्ड माउंटेन हो गया, और इसी बीच में कोई एक ज्वालामुखी भी निकला था, तो वाल्केनो भी माउंटेन उसी में पाया जाता है। बात समझ में आया। तो पहला है कौन सा आपका, फोल्ड माउंटेन। देखो ध्यान से, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन कौन कौन से मैंने बताया, देखो यहाँ विश्व के कितने भी फोल्ड माउंटेन है सबको यहाँ एक एक करके दे दिया गया है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आप लोगों से बेटा ये पूछ देता है कि विश्व की प्रमुख सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हिमालय सबसे लंबा है, लेकिन नहीं, हिमालय से भी लंबी लंबी पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में 7000 किलोमीटर की लंबाई है। रॉकी पर्वत अभी सब दिखाऊंगा मैं, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में 48 किलोमीटर लंबा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, 37 किलोमीटर लंबा है। और हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया में है, 2400 किलोमीटर लंबा है। समझ में आया। तो ये चार पर्वतों को मैं दे दिया हूँ, हिमालय 4 नंबर पे आता है। कभी कभी एग्जाम में सजाने को आ जाता है लंबाई के अनुसार, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एंडीज, फिर रॉकी, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और फिर हिमालय। ठीक है, सबकी लंबाई भी मैंने यहाँ दे दिया है, सबको देश भी बता दिया किस देश में वो है। ठीक है ना। अब यहाँ दिया है कौन कौन से वलित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं, मैंने यहीं पर लिख दिया है। अब जैसे हिमालय सबको पता है एशिया में है, भारत नेपाल भूटान में है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत ये यूरोप में है, यह भी मोरदार पर्वत है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड में है। माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैंने इसलिए लिख दिया है जिससे आपको याद रहे। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका कनाडा विस्तारित है, महाद्वीप भी है और देश भी लिख दिया है जिससे आपको चीजें याद रहे बेटा। ठीक है, माउंट एलवर्ट है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है और 7 देशों में है, इसलिए यहाँ देश खाली कर दिया, 7-8 देशों में है ये। एकांका गुआ सबसे ऊंची चोटी है। अपलेसियन उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, यह भी अमेरिका कनाडा में है। माउंट मिचेल सबसे ऊंची चोटी है। तियनसान रूस में है। कुनलुन एशिया में है, चीन में है। ये सब एटलस पर, ये सब वलित पर्वत हैं। ठीक है, इसके बाद एटलस पर्वत ये भी अफ्रीका में है, मोरक्को में है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है ये भी लिख दिया है। इसके बाद और भी पर्वत हैं, जैसे पहले दिखा देता हूं तब मैप में आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे यूराल पर्वत रसिया में, ये भी फोल्ड माउंटेन है। अरावली पर्वत भारत में है, राजस्थान में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, ये भी वलित पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ये भी वलित पर्वत है। स्टेनोबाई रूस में है, ये भी जो है एशिया वाले भाग में है, ये भी वलित पर्वत है। डेक्कन्सबर्ग अफ्रीका में है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, ये भी वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत जितने हैं मैंने सबको बता दिया है। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से, पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है या कौन सा है, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल दे सकें और आप लोगों को चीजें याद रहें। अब ये देखो, देखो यहाँ लिखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लिखा है नहीं लिखा है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बेटा कैसा पर्वत है, तो यह है आपका वलित पर्वत है। मैंने बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में आ रहा था तो प्लेट टकराने से यह वलित पर्वत के रूप में बन गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप ये दिया हुआ है इसीलिए समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो एटलस पर्वत है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है। आप लोग पेज नंबर क्या कहते हैं 91 पे जाके देखोगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। 91 पे सारा मैप में वहाँ दिया गया है। इसके अलावा एक पेज और भी है,
उस पेज का नाम है, जिस पेज पर है ये पेज नंबर है 120 पे, हाँ 120 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा पूरा पर्वत के बारे में। सारे पर्वत, विश्व जितने भी पर्वत हैं वो पेज नंबर 120 पे आपको दिए गए हैं। देखो एटलस पर्वत, ये भी आपका कौन सा पर्वत है, ये भी आपका है कैसा पर्वत, तो ये है आपका वलित पर्वत है। ठीक है, ये देखो डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, ये भी कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा हिमालय पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है। कुनलुन ये भी वलित पर्वत है। तियन शान ये भी वलित पर्वत है। हिंदकुश ये भी वलित पर्वत है। ठीक है, इसके बाद में देखो यूराल पर्वत, ये लोहे के लिए जाना जाता है, ये भी वलित पर्वत है। ठीक है, इसके बाद में ये देखो माउंट ब्लैक यहाँ लिखा है, और यहाँ पे आल्प्स, ये आल्प्स पर्वत है, ये भी क्या है, देखो यहाँ आल्प्स लिखा हुआ है, ये भी क्या है, वलित पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई पर्वत, ये भी वलित पर्वत है। तो मैंने सारे लगभग दे दिया है जिससे आपको चीजें याद रहें। देखो यह है एंडीज, देखो यह है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो यहाँ से लेकर के, ध्यान देना बेटा, जो एंडीज पर्वत श्रेणी यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल देखो नीचे तक, यहाँ तक एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये पूरा जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी यही मानी जाती है, एंडीज। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। फिर ये है आपका रॉकी पर्वत, ये यहाँ पे देखो ये लिखा है रॉकी, ये देखो रॉकी, देखो ये रॉकी लिखा है, नहीं लिखा है, रा अलग लिखा है, की अलग लिखा है, रॉकी पर्वतमाला ये लिखा हुआ है। पेज नंबर 120 पे जाके देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ब्रूस पर्वत श्रेणी, ये सब पर्वत श्रेणी क्या है, या देखो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, जो कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे पर्वत कैसे हैं, वलित पर्वतों के उदाहरण है। ये मैप में मैंने देने का प्रयास किया है जिससे आपको चीजें याद रहें। ठीक है ना, ऐसे आप बार बार मैप देखते रहेंगे, जो लिस्ट है आपको मिल जाएगी, जो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो आप बार बार जब इसको देखेंगे तो चीजें क्या होंगी, आपको याद होती चली जाएंगी। और आप इसको एक दिन में याद नहीं होगा बेटा, ये भी बता दे रहा हूँ, आपको बार बार देखना पड़ेगा। और जब बार बार देखेंगे तो चीजें क्या होंगी, आपको बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। और याद करना पड़ेगा, देखो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इन पर्वतों को याद करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था कि आप लोग ज्यादा नहीं, अगर आप 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट भी अगर आप मैप देखते हैं तो आपको आपको मैपिंग आपकी धीरे धीरे 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर ही आपका इम्प्रूव ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखना कि हमें कैसे मैप देखना है, कैसे हमें उसकी पढ़ाई करनी है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये हो गया आपका कौन सा पर्वत, वलित पर्वत। दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, आपको पहले बताया था, केंद्रीय, पढ़ा चुका भी हूँ। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित ज्वालामुखी से पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसे पर्वत विश्व में कई महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तो जितने भी जो है ज्वालामुखी पर्वत है मैंने यही लिख दिया है जिससे आपको चीजें याद रहें। ठीक है ना, देखो ये मैप जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और नीचे का मेंटल है और ये मैग्मा है, मैग्मा ऊपर गया और जा करके यही लावा पठार के रूप में बड़ा ऊंचा होता चला गया और ये क्या बन गया, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत देखो ऐसे ही होते हैं। देखो पहले ज्वालामुखी यहाँ रहा होगा, फिर देखो ऊंचा होता 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 देखो आज यहाँ हो गया, ऊंचाई बढ़ी। तो ऐसे पर्वत जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये देखो ज्वालामुखी पर्वत, देखो ज्वालामुखी फटा भी है और ये पर्वत बना है। अब मैग्मा निकलेगा तो इसी पे ऐसे फैल जाएगा लावा, फिर और ऊंचा होगा, ऊंचा होते 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 और ये कैसा रूप ले लेता है, तो ये पर्वत का रूप ले लेता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद भी रहेगा, तो आप लोग इसमें कोई आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो पर्वत ऐसे जो पर्वत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं बेटा, देखो मैंने यहाँ सब लिख दिया है, सब देश भी लिख दिया है। और एटलस में मैंने बता दिया आपको, एटलस 120 नंबर पेज जाओगे सब मिल जाएगा। जैसे मोनोलोआ पर्वत कहाँ है, ज्वालामुखी पर्वत है सब, हवाई द्वीप अमेरिका में। फ्यूजियामा पर्वत जापान में। पोपा पर्वत म्यांमार में। विसुवियस इटली में। किलीमंजारो तंजानिया में। और किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, कहीं लिख लेना, ये तंजानिया में है, या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एकांकागुआ एंडीज में है। और एकांकागुआ किसका सबसे ऊंचा पर्वत है बेटा, तो एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, एकांकागुआ। ठीक है, किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दक्षिण अमेरिका का और सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, एकांकागुआ, जो एंडीज सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देवबंद ईरान में है।
चिम्बेराजो इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में ही, ये भी एंडीज पर्वत का ही एक छोटा सा पर्वत है। माउंट एटना इटली में है, स्ट्रोम्बोली इटली में है, कोटोपेक्सी इंडोर इक्वाडोर में है, ये भी एंडीज पर्वत में ही पाया जाता है। तो ये जितने पर्वत यहाँ दे दिए गए हैं ये सब कैसे पर्वत है बेटा, सब ज्वालामुखी से बनाए गए हैं। तो दो तरह के पर्वत हो गए, अब आपको याद रहेगा। अब आते हैं तीसरा ब्लॉक पर्वत, इसको समझना है, बहुत आसान भी है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। मैप भी देखना और याद रखना, ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत्थ पर्वत भी बोला जाता है। तो याद रखना, भ्रंश द्वारा निर्मित होते हैं इसलिए उसको कहा जाता है। देखो समझना पहले क्या चीज है ये, देखो पहले लिख क्या रहा है, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भाग नीचे धंस जाएं तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसका ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि सारे स्थल एक जैसे थे, किनारे के दोनों भाग नीचे दब गए और बीच वाला भाग क्या है, स्थिर रह गया। बहुत ध्यान समझना बेटा। और उसका शिखर कैसा है, तो शिखर समतल है। तो जो ये भाग नीचे दोनों तरफ के भाग धंस गए नीचे भूकंप के कारण या पृथ्वी की संवहन तरंगों के कारण, तो ये बीच वाला भाग अपने जगह पे उठा रह गया, ये नहीं कुछ हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। याद रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, ये कोई स्थल था, स्थल में दो तरफ जो है धसान हो गया, धसान मतलब नीचे की ओर हुआ, और यहाँ पे जो धसान हो गया ये भ्रंश घाटी बन गई, और ये वाला उठा हुआ जो भाग है यही आपका जो स्थिर रह गया वो क्या है, आपका ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और विश्व में कौन कौन से ब्लॉक पर्वत है सब यहाँ दिया है। वासजेस पर्वत यूरोप में है, जर्मनी फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में है। ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। सियरा नवेदा पर्वत कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सतपुड़ा पर्वत भारत में है। तो भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है वो कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। और वासजेस पर्वत अमेरिका। अब देखो ब्लॉक पर्वत का मैंने सतपुड़ा का एक मैप और बना दिया है बेटा, ध्यान देना। देखो दोनों भाग नीचे धंस गए, ये उत्तर है ये दक्षिण है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है। शिखर कैसा है, समतल है, ठीक है। और ये इधर देखो, इधर जहाँ पे धंस गया इधर भी धंस गया, तो वहां पर क्या बन गया, भ्रंश घाटी बन गई, रिफ्ट घाटी बन गई। तो उसी में दो नदियां बहती हैं, एक नर्मदा एक तापी। तो जैसे ध्यान देना बेटा, जैसे ये मैंने मैप बनाया, यहाँ पे अगर मान लो कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के उत्तर में जो नदी बहती है वो नर्मदा, और दक्षिण नदी जो कौन बहती है, तापी। तो देखो ये उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाने प्रयास किया जिससे आपको याद रहे। तो बीच में जो ये स्थिर भाग रह गया वही सतपुड़ा पर्वत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सतपुड़ा कैसा पूछा जाएगा, सतपुड़ा कैसा पर्वत है, तो कैसा पर्वत है ये आपका है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और ब्लॉक पर्वत कैसे बना, तो किनारे के दोनों भाग धंस गए, बीच वाला भाग स्थिर रह गया, तो जो पर्वत के रूप में दिखाई देगा उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। विश्व में कौन कौन से उदाहरण हैं मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद रहें और आप भूलें ना। अगला है हॉस्ट पर्वत। क्या होता है, सेम इसी का उल्टा। हॉस्ट पर्वत क्या है, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए। अभी तक यह भाग क्या था, स्थिर था ब्लॉक पर्वत में, लेकिन अब इसका उत्थान हो गया, ये दोनों स्थिर रह गए, ये उत्थान हो गया इसका, तो उसे क्या कहेंगे, हॉस्ट पर्वत कहेंगे। जैसे जर्मनी का हॉर्ज पर्वत, तो ये एक ही एग्जांपल अभी तक मिला है, जर्मनी का हॉर्ज पर्वत, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ बेटा, यह है क्या, बिल्कुल सेम ब्लॉक पर्वत का उल्टा। मैंने क्या बताया था ब्लॉक पर्वत में, ये दोनों ब्लॉक पर्वत में क्या बताया था, ये दोनों भाग नीचे धंस गए थे, लेकिन हॉस्ट पर्वत में क्या है, ये दोनों भाग स्थिर बने हुए हैं। उत्थान किसका हुआ है, तो बीच वाले भाग का। तो बीच वाला भाग का उत्थान हो गया, समतल है, तो ये पर्वत के रूप में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, हॉस्ट पर्वत बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। तो चार प्रकार के पर्वत होते हैं, एक वलित पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत, एक ब्लॉक पर्वत और एक हॉस्ट पर्वत। अब चारों के बारे में आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पे है आपको पूरा लिस्ट दे दिया गया है। बहुत सारी किताब में आपको इस तरह नहीं मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सब एक जगह दे देने का प्रयास किया गया है जिससे आपको याद रहे। पीडीएफ आपको मिला रहेगा तो आप नोट्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें।
अब ये देखो दिया है, ये हॉस्ट पर्वत का उदाहरण है। देखो ये दोनों भाग स्थिर हैं, ये बीच वाला भाग ऊपर उठ गया तो पर्वत बन गया, ठीक है ना। जबकि सब पहले क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन देखो ये ऊपर की ओर चला गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये है, ऐसे होता है, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला भाग उठ गया, ये पर्वत हो गया, नीचे वाला भाग धंस गया तो भ्रंश घाटी हो गया, ठीक है। अब बहुत अच्छा देखो यहाँ कैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया गया है। अगर ये पर्वत, इस मैप को ध्यान से देखो, अगर इसको हम विंध्याचल पर्वत मान लें, इसको सतपुड़ा मान लें, तो बीच में नदी कौन बहती है, उसके विंध्य और सतपुड़ा नदी बीच में कौन नदी बहती है, नर्मदा। और सतपुड़ा के इधर कौन बहता है, तापी नदी। तो तापी नदी दोनों, तापी और नर्मदा नदी कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी में। और दो जो है पर्वत दिख रहे हैं आपको, एक सतपुड़ा, एक सतपुड़ा, एक विंध्य पर्वत, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो ये घाटी बन गई भ्रंश घाटी, इसी नदी बहेगी ना, घाटी बहती, नदी आराम से बह रही है, एक नर्मदा एक तापी, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल समझना है बेटा। ये देखो ये है आपका जो है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन के बारे में बताया गया। देखो ये एक भाग इधर खिसक गया, एक भाग इधर खिसक गया, बीच वाला भाग उठा रह गया, तो उसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैप समझाए गए हैं। और ये है आपका भ्रंश घाटी, ठीक है। देखो ये पर्वत है, ये पर्वत है, बीच वाला भाग क्या है, गायब है, जहाँ नदी, देखो नदी बह भी रही है, सफेद कलर का दिख रहा होगा, देखो नदी बह भी रही है, ठीक है। तो ये है आपका क्या बेटा, तो ये आपका है नदी बह रही है। अब नदी नीचे की ओर जाएगी बहते हुए, इधर उधर नहीं काट पाएगी ना, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, भ्रंश घाटी है, ठीक है। अब आते हैं सोपानी भ्रंश क्या होता है। सोपानी भ्रंश ये होता है जिसपे नदियां बहती हैं, सीढ़ी नुमा भ्रंश को सोपानी भ्रंश कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे सोपान मतलब क्या होता है, सीढ़ी नुमा, ठीक है। जब ये ज्यादा गहरा हो, ये उससे कम गहरा हो, फिर उससे कम गहरा हो, ये उससे कम गहरा हो, तो ये इतना सीढ़ी नुमा बन गया, तो इसी को सोपानी भ्रंश कहा जाता है। तो इसमें एक नदी बहती है यूरोप की, और वो नदी कौन सी है, राइन नदी है। तो राइन नदी जो है यूरोप की, ये सोपानी भ्रंश में ही बहती है। ये स्थल ऐसे एक एक करके बैठते चले गए हैं और उसी में नदी बहती है। देखो यहाँ लिखा भी है, जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल का ढाल एक ही दिशा में हो, तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अधोमुखी खंड का अधोगमन एक ही दिशा में, अधोगमन मतलब क्या हो, एक ही दिशा में हो। ऐसा ना हो कि इधर कम हो फिर बीच में ज्यादा हो, ऐसा ना हो। यहाँ ज्यादा ऊंचा हो तो इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे कम, तो उसी को अधोगामी कहा गया है, एक ही दिशा में हो। जैसे यूरोप की राइन नदी, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि यूरोप की राइन नदी जो है वो किस भ्रंश में बहती है, किस उसमें बहती है, रिफ्ट में बहती है, तो क्या बताओगे, सोपानी रिफ्ट में बहती है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो यही वो समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। आगे, भ्रंशन के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, रैप घाटी, भ्रंशोत पर्वत या हॉस्ट पर्वत, वही सब आ गया। भ्रंशो मतलब ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट पर्वत, वही सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ है भ्रंश घाटी। रिफ्ट घाटी क्या होती है, अब रिफ्ट घाटी जान लेते हैं। वही रिफ्ट घाटी वही मैंने बताया ना आपको, मैप दिखाया था, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत कहते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, देखो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो है उठा है, बीच वाला क्षेत्र क्या है, नीचे की ओर दब गया है। तो नीचे जो दब गया है इसी क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। ये देखो ये भ्रंश घाटी बन गई है, इसी में नर्मदा नदी बहती है, रिफ्ट घाटी में, कहते हैं ना रिफ्ट घाटी में नदी बहती है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये उसी के बारे में उदाहरण समझाया गया है, विश्व में भी और भारत में भी लिखा गया है। जर्मनी भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को ग्रेबन कहा जाता है। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अफ्रीका की भ्रंश घाटी को देखा था पहली बार, तो उसी को उन्होंने इसका एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। इस भ्रंश घाटी में ही अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं, जैसे न्यासा, विक्टोरिया और एल्डोफ और टेंगानिया झीलें। ये सब झीलें किस में है बेटा, ये सब भ्रंश घाटी में है। एक बार मैप आपको दिखा देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ये देखो, ये टेंगानिका झील है, ये विक्टोरिया झील है। देखो यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं ना, तो ये पूरी जो ये पूरा क्षेत्र है अफ्रीका का, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। ये वही बात कर रहा है अफ्रीका की, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है,
इस भ्रंश घाटी यह भ्रंश घाटी उत्तरी सीरिया से लेकर के जॉर्डन घाटी, अबाका की खाड़ी, लाल सागर, अबीसिया, पूर्वी अफ्रीका तक के जम्बेंजी नदी तक यह 5,000 किलोमीटर में फैला हुआ, जो मैंने अभी दिखाया उसी क्षेत्र में यह फैली हुई घाटी है। ठीक है। विश्व की अन्य प्रसिद्ध भ्रंश घाटियों में जर्मनी की वासजेस और काले जंगल मतलब क्या हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ब्लैक फॉरेस्ट के बीच की राइन नदी घाटी है। ठीक है। जैसे यहाँ मैं समझा देता हूँ, जैसे देखो ध्यान से बेटा, सब लोग ध्यान समझना। अगर इस जो ऊंचा उठा भाग है, इसको हम वासजेस पर्वत मान लें। क्या मान लें? वासजेस पर्वत। और इधर मान ले ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ये वासजेस पर्वत, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, बीच में नदी कौन बह रही है? राइन नदी। ये राइन नदी बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखो भारत का एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। देखो यहाँ लिखा है बैकाल झील, ये देखो यहाँ दिया है, भारत में नर्मदा, तापी और ऊपरी दामोदर नदियां भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो क्या बताओगे? नर्मदा, तापी और दामोदर। ठीक है। ये 3-4 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। महानदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, भी कहीं लिख लेना कि भ्रंश घाटी में भारत की 4 नदियां बहती हैं, नर्मदा, तापी, दामोदर और महानदी। ठीक है ना। तो कोई स्थल हो, बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है, कोई स्थल हो और उस स्थल का बीच वाला भाग नीचे दब जाए और दोनों भाग उठे रह जाए, ये नीचे वाला दब जाए, तो इसी को भ्रंश घाटी बोला जाता है, रिफ्ट घाटी इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। इसी में नर्मदा नदी बहती है, राइन नदी बहती है, सब एग्जाम्पल दिया गया है। अगला है रैंप घाटी। रैंप घाटी क्या है? इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जबकि दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में रहे, परंतु संपीड़ित बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ उठ जाएं। देखो यहाँ ध्यान से इन दोनों मैप में अंतर समझने का प्रयास करो, प्रयास समझाएगा। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ नीचे की ओर दब रहा है और यहाँ, और ये दोनों क्या है? स्थिर है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये अपने जगह पे है, ये दोनों उठ रहे हैं। ठीक है। और ये बीच का भाग क्या है? स्थिर है, तो इसको रैप घाटी बोला जाता है, रैप घाटी। बस इतना ही अंतर है दोनों में। ठीक है। कि एक क्या है? एक बीच का स्थल दब रहा है, ये दोनों स्थिर हैं, और यहाँ क्या कह रहा है कि ये स्थिर है, ये दोनों उठ रहे हैं। ठीक है। तो एक का रैप घाटी बोलते हैं, एक को रिफ्ट घाटी बोला जाता है। ठीक है ना। तो यही समझाने का प्रयास किया गया है इस पूरे मैप में। ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। पृथ्वी का आर्थिक संरचना और पर्वतों के बारे में मैंने सारे पर्वत बता दिया है। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा पठार और मैदान के बारे में। कल पठार मैदान के बारे में बताऊंगा, और घास के कितने मैदान विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है। ठीक है। क्योंकि घास के मैदानों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं उसको एक एक करके समझाने प्रयास करूंगा और उनके मैप भी दिखाऊंगा कि वो घास के मैदान है कहाँ पे। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि चीजें आपको बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। तो घास के मैदान और पठार के बारे में कल बताऊंगा। ठीक है। तो धीरे धीरे आपका स्थल मंडल समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग कहाँ चलेंगे? सीधे वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। ठीक है। या पहले हम लोग जल मंडल पढ़ लेंगे, फिर वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, जल मंडल पढ़ने के बाद वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना। तो आपकी क्लास आज यहीं तक रहेगी। ठीक है। आप लोग जो भी दिया गया है इसको पढ़िएगा। देखो बेटा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया था कि रैंप घाटी में कौन सी नदी भारत की बहती है? तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस घाटी में बहती है? रैंप घाटी में बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ठीक है। ठीक है ना बेटा, ये बात याद रखना। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल ये भी मिल गया। तो आप इसको पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको दिन हमसे पूछिएगा। ठीक है ना। लेकिन 2-3 बार इसको जब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है। और आपका काम क्या है? पूरा विश्व के जितने भी पर्वत हैं सबको आपको रटना है, और आपको रट के आपको जो है रट लेना है, और फिर मैं आपको जब टेस्ट लूंगा तो आपसे पूछूंगा। ठीक है ना। आज यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।